की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें से लगाकर 10वीं तक की सामाजिक की किताबें अपन अध्ययन करेंगे। मैं इनको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अपन इसके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है, मतलब पूरा ऐतिहासिक काल कब से कब तक कहलाता है? तो आज से 20,000 वर्ष पूर्व का काल, या फिर 50,000 वर्ष पूर्व का काल, या आज से 10,000 वर्ष पूर्व का काल? इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते जाइएगा। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बीच में रोक कर आप उत्तर दे सकते हैं। तो इसको चलिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आज से 10,000 वर्ष पूर्व का काल है वो पूरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है। ये दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा स्थान है कौन सा नहीं है। तो इनमें से 3 स्थान तो पाकिस्तान में होंगे, एक स्थान पाकिस्तान में नहीं होगा। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, सौंदड़ो या रोपड़, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोपड़, और ये रोपड़ पाकिस्तान में नहीं है, ये है पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में है? कौन सा स्थान राजस्थान में है? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा या अड़पा? लोथल है गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, अड़पा पाकिस्तान में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। एक मित्रों, एक ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी, ये आपको सफल होना है रीट में या फिर किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम में आपको सफल होना है तो एक ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी। इसमें आपको ऑप्शन को काटना सीखना पड़ेगा। ऑप्शन को काटते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका सही आंसर होगा वो निकल के सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता संस्कृति मानी जाती है? सिंधु सरस्वती सभ्यता संस्कृति मानी जाती है, कब से कब तक ये मानी जाती है? 4500 ईसा पूर्व वर्ष पहले, या फिर 2500 ईसा पूर्व वर्ष पहले की, या फिर 5000 वर्ष पहले की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व वर्ष पहले की। 4500 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 4500 वर्ष पूर्व, मतलब देखो 2000 भी सदी चल रही है अपनी, 2000 ये 2500 ये, मतलब 4500 वर्तमान से 4500, और ईसा से लगभग ये 2500 वर्ष पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति का जन्म किस नदी के तट पर हुआ? वैदिक संस्कृति का जन्म किस नदी के तट पर हुआ? तो इसका सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा के तट पर, बेडस के तट पर, या फिर सरस्वती के तट पर? सिंधु नदी के तट पर सिंधु सरस्वती सभ्यता का जन्म हुआ। वैदिक संस्कृति का जन्म सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। अगला है, सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से, कालिका की पहाड़ियों से, हिमालय की पहाड़ियों से, या फिर तिब्बत के पठार से? कहाँ से होता है? तो इसका जो है सरस्वती नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की जननी किस नदी को कहा जाता है? हाँ, अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की जननी किस नदी को कहा जाता है? रावी नदी को, सतलज नदी को, पुरुषणी नदी को, या फिर सरस्वती नदी को? सिंधु नदी की जननी किस नदी को कहते हैं? सरस्वती नदी को सिंधु नदी की जननी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा सरस्वती नदी। अगला, निम्न में से सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सेन की सभ्यता, या उपयुक्त सभी? देखो, अपन बात करते हैं जब सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो मिस्र के साथ व्यापार की बात करते हैं, मेसोपोटामिया के साथ करते हैं, सीन के साथ करते हैं। तो ये तो सिंधु सभ्यता के तीनों ही समकालीन है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्तता सभी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति का जन्म किस नदी के तट पर हुआ? वैदिक संस्कृति का जन्म किस नदी के तट पर हुआ? सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा नदी के, बेडस नदी के, या फिर सरस्वती नदी के? तो सिंधु नदी का जो वैदिक संस्कृति का जन्म है वो हुआ था सरस्वती नदी के तट पर, और सिंधु नदी के तट पर तो सिंधु संस्कृति का जन्म हुआ था, सिंधु सरस्वती संस्कृति का जन्म हुआ था। वैदिक संस्कृति का जो सनातन संस्कृति का जन्म हुआ था वो हुआ था सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है शिवालिक की पहाड़ियों से, कालिका की पहाड़ियों से, हिमालय की पहाड़ियों से, या तिब्बत के पठार से? कहाँ से होता है? तो ये होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। तो सरस्वती नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की जननी किस नदी को कहा जाता है? सिंधु नदी की जननी किस नदी को कहा जाता है? रावी नदी को, पुरुषणी को, सतलज को, या सरस्वती को? तो सिंधु नदी की जननी सरस्वती नदी मानी जाती है। अगला है, निम्न में से सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, सीन की, या उपयुक्त सभी? तो ये तो तीनों ही इसे सिंधु सभ्यता के समकालीन थी, तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? वांगो नदी के, नील नदी के, गंगा नदी के, या फिर सरस्वती नदी के? किस नदी के किनारे पर बसी है? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पर बसी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो नील नदी पर, यमुना पर, वांगो नदी पर, या दजला एवं फरात नदियों? मेसोपोटामिया जो यूनान की सभ्यता है वो दजला एवं फरात नदियों के किनारे पर बसी हुई है। अगला है, मेसोपोटामिया का वर्तमान क्षेत्र किस देश में आता है? जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो हाल में किस देश में आती है, मतलब उनका क्षेत्र कौन सा था? भारत में थी, या फिर ईरान में थी, पाकिस्तान में थी, या फिर इराक में थी?
मेसोपोटामिया का जो वर्तमान क्षेत्र है वो इराक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इराक के अंतर्गत आता है। अगला है, सेन की सभ्यता किस नदी के किनारे पर बसी है? सेन की सभ्यता किस नदी के किनारे पर बसी है? नील नदी के, वांगो नदी पर, आहड़ नदी पर या यांगटीसी नदी पर? नील नदी के किनारे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, आहड़ है वो राजस्थान में है, यांगटीसी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो वांगो नदी पर जो बसी हुई है वो सेन की सभ्यता बसी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता मेसोपोटामिया का हिस्सा नहीं रही? मतलब मेसोपोटामिया का हिस्सा नहीं रही। सुमेरिया, ईरानिया, बेबीलोनिया, असीरिया। देख, सुमेरिया मेसोपोटामिया का हिस्सा रही है, बेबीलोनिया मेसोपोटामिया का हिस्सा रही है, असीरिया भी मेसोपोटामिया का हिस्सा रही। ईरानिया जो ये सभ्यता थी, ईरानिया सभ्यता, ये कोई सभ्यता नहीं थी, ये तो ऐसे ही भ्रमित करने वाला ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानिया, क्योंकि तीनों सुमेरिया, असीरिया और बेबीलोनिया ये तीनों ही मेसोपोटामिया की हिस्सा रही है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट में राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल दिए हैं, इसके फैक्ट है वो अपने को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक सभ्यता के 5-5 क्वेश्चन बन रहे तो लंबे क्वेश्चन बन जाएंगे। अपन इसके फैक्ट पढ़ लेते हैं। पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है और ये 1961 में सामने आई थी। 1961 में पहली बार खुदाई में ये सामने आई थी। घग्गर नदी के किनारे पर बसी हुई हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। अगली दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। ये उदयपुर में है। आहड़ कहाँ पर आई हुई? उदयपुर में, बेड़स नदी के किनारे। आहड़ नदी या बेड़स नदी भी इसको कहा जाता है। आहड़ बस्ती इसको ताम्र नगरी भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी। ये पूर्व में पाषाण युग, ताम्र युग के पत्थर, तांबे व मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले। पूर्व पाषाण युग और ताम्र युग के यहाँ से पत्थर मिले और ये तांबे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए। अगली है गिलोंड की सभ्यता। गिलोंड है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में उदयपुर से लगभग 95 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आहड़ एवं गिलोंड दोनों सभ्यता आहड़ संस्कृति ही कहलाती है। आहड़ प्लस गिलोंड मिलाकर दोनों को ही आहड़ सभ्यता ही कहा जाता है। अगला है बागोर सभ्यता। बागोर की सभ्यता, बागोर आया हुआ है भीलवाड़ा में। ये भीलवाड़ा में बागोर की सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। याद रखिएगा, कोठारी नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर? कोठारी नदी के किनारे पर। ताम्रकालीन अवशेष मिले हैं। ताम्रकालीन अवशेष मिले यहाँ से। इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है निम्न में से किसको बनास संस्कृति के नाम से जाना? तो बागोर की सभ्यता को। अगला है बालाथल सभ्यता। बालाथल गाँव है वो वल्लभ नगर तहसील उदयपुर में आया हुआ है। तो ये सभ्यता कहाँ की हो गई? उदयपुर में। उदयपुर से लगभग बालाथल है वो 42 किमी दूरी पर पड़ता है। ताम्रकालीन अवशेष यहाँ से मिले। ताम्रकालीन, इसको भी आहड़ संस्कृति कहा जाता है। देखो, गिलोंड को, आहड़ को, बालाथल, तीनों को आहड़ संस्कृति के नाम से ही जाना जाता है। अगला है नौह आया हुआ है भरतपुर में। नौह भरतपुर में। ये सभ्यता कहाँ पर बसी हुई? भरतपुर में। ताम्र युगीन अवशेष मिले यहाँ से। तांबे और हड्डियों के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से। ये बात याद रखिएगा। अगला है संद्रावती। संद्रावती सभ्यता आबू में, माउंट आबू सिरोही में संद्रावती सभ्यता। माउंट आबू की तलहटी में संद्रावती नामक स्थान है, उसी के नाम से ये संद्रावती सभ्यता जानी जाती है। पूरा मध्यकाल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। पूरा मध्यकाल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल। परमार वंश की राजधानी रही है ये संद्रावती है। परमार वंश की राजधानी रही। जीवन के विविध पक्षों की जानकारी मिलती है यहाँ पर। परमार वंश की राजधानी रहने के कारण यहाँ पर जीवन के समस्त जो कहते हैं अपन यहाँ पर बने हुए ऐसे पुराने जो म्यूजियम वगैरह, तो उससे अपन जीवन के समस्त पक्षों की जानकारी मिलती है। अगला है, अगली सभ्यता 8वीं पसमता सभ्यता। ये राजसमंद में बहुत बिल्कुल कम पढ़ा होगा आपने और ये पूछी भी जाती है एग्जाम में। तो पसमता सभ्यता है वो राजसमंद में, उदयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पसमता गांव पड़ता है राजसमंद में। गिलोंड के पास ही है। बनास संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है और हड़प्पा कालीन, ये बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। बागोर और ये पसमता बनास संस्कृति के नाम से जानी। यहाँ कलात्मक वस्तुएं, नक्काशी युक्त जार, सीप की चूड़ियाँ, टेराकोटा, ज्वारत और लेपिस लेजुली, जिसको अफगान में बदस्खां में मिलती है। लेपिस लेजुली अफगान के बदस्खां में से आई हुई है। यहाँ पर 2 भटियाँ भी मिली हैं पसमता में। अगली है गणेश्वर सभ्यता सीकर में। ये कांतली नदी के किनारे पर है। ताम्रकालीन वस्तुएं मिली है यहाँ से। गणेश्वर की सीकर की जब भी बात करेंगे तो ताम्रकालीन वस्तुएं यहाँ से प्राप्त होगी। बेराट की सभ्यता। बेराट जयपुर में है जिसको विराट नगर कहा जाता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी रही। सम्राट अशोक के शिलालेख मिले यहाँ से। पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी बेराट में ही बिताया था। अगला राजस्थान के पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल। रही बात दोस्तों, अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो मित्र वीडियो को देखकर स्किप कर देते हैं तो प्लीज़ उनको हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट की तैयारी में पिछली बार आप पिछला पेपर उठा के देख लेना। उसमें अगर कहीं से क्वेश्चन आए हैं तो वो आए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो गाइडों से इधर उधर से, मतलब गाइडों में होगा, गाइडें बनती हैं किताबों के आधार पर गाइडें बन रही। तो आज अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 6th क्लास के सामाजिक अध्ययन का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे अपन। पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी? ये प्रश्नोत्तर किताब के पीछे दिए हुए वो प्रश्न नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर पार्ट में से बने गए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? आपके पास टाइम है, बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2 है, 3 है या 4 है या फिर 1 है? जल्दी से बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए। वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सबसे पुराना मंत्र माना जाता है गायत्री मंत्र, ये कौन से वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया, ये भी दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित है? कौन सा वेद है जो गद्य भाग और पद्य भाग दोनों में लिखित है? ये कौन सा है? ये वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है, जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। और इसमें यज्ञों में जो प्रयुक्त होने वाले श्लोक होते हैं वो इसमें श्लोक लिखे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संगीत में स्वर का जन्मदाता कौन सा वेद माना जाता है? जो अपन संगीत गाते हैं ना, संगीत में जो स्वर होता है स्वर, उस स्वर का जन्मदाता कौन सा वेद माना जाता है? तो स्वर का जो जन्मदाता माना जाता है वो वेद माना जाता है सामवेद। कहते हैं कि स्वर की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है, सामवेद से। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान कौन से वेद में मिलता है? चिकित्सा विधि मतलब चिकित्सा से संबंधित जो अपने को ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मतलब चिकित्सा संबंधी जानकारी कौन से वेद में लिखी गई है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद में? किस में लिखी गई है? तो ये जानकारी लिखी गई है अथर्ववेद में। कहाँ पर लिखी गई? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद का नाम ही अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्व ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदों का एक भाग है? कौन सा वेदों का एक भाग है? वेदों के उपभाग दिए गए, अपन पढ़ते हैं। तो कौन सा इसमें वेदों का भाग नहीं है? संहिता नहीं है, अरे संहिता है सॉरी, या फिर ब्राह्मण है, अरण्यक है या उपनिषद है? तो ये चारों ही वेदों के भाग हैं। तो इसमें सभी के सभी संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये सभी वेदों के भाग है। अगला है, वर्तमान में उत्तरी बिहार तथा नेपाल का तराई प्रदेश महाजनपद काल में क्या कहलाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में जो उत्तरी बिहार और नेपाल का तराई प्रदेश महाजनपद काल में क्या कहलाता था? इसका महाजनपद काल में क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र, मिथिला या फिर कौशल? क्योंकि दोस्तों अभी रामायण चल रही है टीवी पर, रामायण का सीरियल आता है दूरदर्शन पर। तो कौन कौन रामायण देखता है? रामायण देखता है तो उसको तो ये बात जरूर पता होगी कि ये बिहार का उत्तरी प्रदेश, नेपाल का तराई प्रदेश क्या कहलाता था। देखो, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम था, पाटलिपुत्र वर्तमान नाम पटना है, और मिथिला जो जनकपुरी के नाम से जानी जाती है, उसका जनक का जो राज्य क्षेत्र था वो मिथिला के नाम से जाना जाता था। जनक का जो राज्य क्षेत्र था वो मिथिला के नाम से, और अयोध्या जो दशरथ राजा दशरथ का जो राज्य क्षेत्र था वो कौशल था। कौशल वर्तमान अयोध्या पड़ती है, गोरखपुर जिसे कहते हैं। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक कालीन नारी नहीं है? कौन सी वैदिक कालीन नारी नहीं? चार ऑप्शन है आपके सामने, गोसा, अंडाल, सरदा, लोपामुद्रा। देखो, गोसा थी, अंडाल, सरदा थी, लोपामुद्रा थी। तो अंडाल नहीं है, ये अंडाल वैदिक का कालीन नहीं है। ये अंडाल जो भक्ति काल अपना माना जाता है भारत में, दक्षिण भारत में, तो ये एक अलवार, अलवार जो विष्णु भक्त थी, अंडाल अलवार भक्त थी। अगला है, आश्रम व्यवस्था के अनुसार, आश्रम व्यवस्था के अनुसार कौन सा काल ग्रस्तों को सलाह देने के लिए उपयुक्त था? देखो, आश्रम चार प्रकार के हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम में तो शिक्षा प्राप्त की जाती थी, ग्रस्त आश्रम में अपने गृह वगैरह चलाने के लिए, विवाह संस्कार के बाद में जो ग्रस्त आश्रम माना जाता है। इसके बाद में ग्रस्त आश्रम के बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम वालों का ये काम होता है कि ग्रस्तों के लिए सलाह प्रदान करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वानप्रस्थ आश्रम। अगला है, कौन से आश्रम के समय सदाचार की शिक्षा देने का कार्य होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदाचार की शिक्षा देने का कार्य कौन से आश्रम में होता है? तो ये होता है संन्यास आश्रम के समय। जब व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वो सदाचार की शिक्षा प्रदान करता है। अगला है, वर्ण व्यवस्था का जन्म से संबंध होता था। देखो, वर्ण व्यवस्था का जो जन्म से संबंध होता था वो किससे होता था? वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? किसमें जन्म लेने पर वर्ण व्यवस्था के अनुसार मतलब उसका निर्धारण होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था का संबंध जो जन्म से कतई ही नहीं होता था, वो कर्म एवं श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही हो जाएगा। वैदिक काल में ग्राम का निर्माण होता था। वैदिक काल में ग्राम का निर्माण कैसे होता था? विष से होता था, कुटुंब से, या जन से, या सभी से? किससे होता था? देखो, कुटुंब से होता था ग्राम का निर्माण। तो विष किससे बनता था? तो ग्रामों के समूह होता था, ग्रामों के समूह को विष कहा जाता था, और विष के समूह को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। तो ग्राम का निर्माण होता था कुटुंबों से। अगला क्वेश्चन है, ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? तो ग्रामों का समूह विष कहलाता था। ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? विष। और ग्राम का अधिकारी जो होता था उसको कहते थे ग्रामणी कहते थे। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे, और विष के अधिकारी को विषपति कहा जाता था। विष के अधिकारी को विषपति कहा जाता था। और जो जन होता था, जन का अधिकारी होता था, वो शासक होता था, जिसको राजन भी कहते हैं, शासक। अगला है, राजा का निर्वासन व पदच्युत करने की शक्ति किसके पास थी? राजा का निर्वासन एवं पदच्युत करने की शक्ति किसके पास थी? राजा को कौन निर्वासित करते, कौन उनको पद से हटाते थे? सभा हटाती थी, या फिर समिति हटाती, या फिर सभा और समिति साथ मिलकर कार्य करती थी, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सभा एवं समिति। सभा एवं समिति के पास, दोनों के पास ये कार्य होता था कि राजा को पद से हटाया जा सके और उनका निर्वासन करने की शक्ति होती थी। और जो सभा होती थी, वो सभा का मुख्य पदाधिकारी कौन होते थे? जो सभा में होते थे वो मुख्य पदाधिकारी, जो मंत्रीगण वगैरह वो होते थे, और विद्वान लोग सभा में होते थे। तो समिति में कौन होते थे? समिति होती थी वो जनता के सदस्यों का संगठन होती थी, वो समिति कहलाती थी।
अगला है कृषि योग्य भूमि कहलाती थी। वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि कहलाती थी, उपजाऊ कहलाती थी। कृषि अयोग्य भूमि कहलाती थी, उपजाऊ या निष्क, उर्रा या खिल्स। देखो उर्रा का मतलब होता है उपजाऊ और उपजाऊ का मतलब ही उर्रा होता है, ये तो सेम ही है। तो निष्क क्या है और खिल्य क्या है, इसमें आप संशय ले सकते हो। तो निष्क तो एक प्रकार का एक सिक्का था जो ऋग्वेद में इसका मतलब उल्लेख मिलता है निष्क का। तो जो कृषि अयोग्य भूमि कहलाती थी वो खिल्य कहलाती थी, जिसको बंजर भी कहते थे, बंजर भूमि को खिल्य कहते थे। अगला है व्यापारी वर्ग कहलाता था कुर्रम, गोमल, पणी या निष्क। कुर्रम, गोमल, पणी या निष्क। तो व्यापारी वर्ग क्या कहलाता था, पणी कहलाता था। क्या कहलाता था, पणी कहलाता था। अगला टॉपिक है ऋग्वेद काल में नदियां। ऋग्वेद काल की जो नदियां थी उन नदियों के क्या नाम थे। कई बार दोस्तों पूछा गया है नदियों का प्राचीन नाम, जो वर्तमान में बह रही नदियों का उनका प्राचीन नाम ऋग्वेद काल में। तो देखिए जो वर्तमान नाम, जो काबुल में अफगानिस्तान में नदी बहती है काबुल नदी, काबुल नदी का वैदिक काल में नाम था कुंभा नदी। अगले जो अभी बह रही कुर्रम नदी को वैदिक काल में कुर्मुदा बोलते थे। और गोमल, जो गोमती नदी अभी बहती है, गोमती तो गोमती कहते हैं, लेकिन उसको वैदिक काल में गोमती, लेकिन अभी इसका नाम जो गोमल नदी कहते हैं। जो स्वात नदी को सुवस्तु नदी कहते हैं। इन नदियों का उल्लेख वेदों में मिलता है। सिंधु नदी, जो अभी सिंध नदी जो कहते हैं उसको सिंधु नदी, प्राचीन नाम उसका नाम सिंधु नदी, जो और वर्तमान नाम इसका है सिंध नदी। अगला झेलम नदी को वेदों में इसको वितस्ता नदी कहा गया है। सीनाम नदी को अस्कनी नदी कहा गया है। रावी को पुरुषणी नदी कहा गया है। रावी नदी को पुरुषणी नदी। दशराग्य युद्ध हुआ था वो रावी नदी के तट पर हुआ है। इसका कई बार उल्लेख मिलता है वेदों में, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है रावी नदी का। व्यास नदी को विपाशा नदी कहते थे। सतलज को सतोद्री नदी कहते थे, सतलज नदी को। और सरस्वती नदी का तो आप जानते ही हैं, द्वसदती नदी के नाम से जानी जाती। तो ये था आज का अपना होगा। आप सबको जो मित्र रीट की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं मेरा, तो उनसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा मेरी भी सहायता कर सके और आपकी भी सहायता होगी। हाँ, कुछ मित्र कहते हैं कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो हमारे को देखने को मिल जाएंगे, हम आपकी वीडियो क्यों देखें। हाँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन जो सारा का सारा जो इतना बड़ा समुद्र होता है ना, उस समुद्र वो इतना पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन उसका पानी कोई काम का नहीं होता है। आपको मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो यूट्यूब पे मिलने वाले वीडियो सभी आपके काम के नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो बड़ी बड़ी क्लासेज हैं, बड़ी क्लासेज के जो वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, बच्चों का कतई नहीं सोच रहे। माफ़ करिएगा, आपको अगर ठेस लगती है मेरे इस कहने से तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा जरूर वो कामयाब होता है। अगर कोई डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो निकल सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें रीट की दृष्टि से, मतलब रीट की तैयारी करने वालों के लिए रामबाण हैं, कक्षा 6 से लगाकर 10 तक। तो उसी कड़ी में अपन पढ़ने जा रहे हैं। अगर मित्रों मेरी बात से आप सहमत हो तो मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना। मैं भी मेहनत करके, मतलब इतनी मेहनत करके वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ा जरूर मेरी भी हेल्प करोगे तो मतलब आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, और अच्छी से अच्छी तैयारी अपन मिलकर कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मौर्यों का शासनकाल कब से कब तक रहा। मतलब मौर्यों का जो शासनकाल माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है। आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं लेकर आया हूँ, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मौर्यों का शासनकाल कब से कब तक रहा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। और इसकी स्थापना करवाई थी, स्थापना वो चाणक्य ने करवाई थी। और जो चाणक्य का जो एक विचार था कि चाणक्य संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। अगला है, मौर्य शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा। मौर्य शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, सभी को पता होगा। मौर्य शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा वो रहा चाणक्य का, जिसका नाम था विष्णुगुप्त। इनका जन्म हुआ था 371 ईसा पूर्व में, 371 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुई थी 283 ईसा पूर्व में। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। घनानंद ने इनका अपमान किया था, और उस अपमान का बदला लेने के लिए जो चाणक्य ने घनानंद को हटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसी की कड़ी में आगे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शासक बनाया। अगला है, मौर्य के शासन से पूर्व मगध पर किसका शासन हुआ करता था। मौर्यों के शासन के पूर्व मगध पर किसका शासन हुआ करता था, तो मगध पर शासन हुआ करता था नंद वंश का। नंद वंश के अंतिम राजा थे, शासक थे, उनका नाम था घनानंद। अगला है, आचार्य चाणक्य के पिताजी का क्या नाम था। आचार्य चाणक्य के पिताजी का क्या नाम था, तो आचार्य चाणक्य के पिताजी का नाम क्या था, सनक था। क्या नाम था, सनक था। अगला है, आचार्य चाणक्य मुख्य रूप से किसका अध्ययन करवाते थे। आचार्य चाणक्य मुख्य रूप से किसका अध्ययन करवाते थे। हमारे को पता है चाणक्य जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे, वहां पर पढ़ाते थे, तो किसका अध्ययन करवाते थे, ये राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का। कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था, तो कौटिल्य की पुस्तक का, चाणक्य की पुस्तक का जो नाम था उनका नाम था अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त को कौटिल्य क्यों कहा जाता है, चाणक्य का नाम दूसरा नाम विष्णुगुप्त ही था, विष्णुगुप्त को कौटिल्य क्यों कहा जाता है। इनका नाम एक और कौटिल्य लिखा हुआ मिलता है, तो इनको कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चतुर राजनीति के होने के कारण इसको कौटिल्य कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा मित्रों। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक कब बना। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक कब बना, तो ये
चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में। अगला, सिकंदर के शासनकाल के अंत पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना? मतलब कहने का मतलब सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सिकंदर का उत्तराधिकारी बना था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने किसे राजदूत के रूप में मगध भेजा था? सेल्यूकस और जो चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था उसमें सेल्यूकस हार गया था, तो सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था मगध में। उस राजदूत का क्या नाम था? मेगस्थनीज। राजदूत का क्या नाम था? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध से चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस से कंधार का राज्य ले लिया था। कंधार, काबुल का, हेरात और बलूचिस्तान का राज्य जो प्राप्त हुआ था सेल्यूकस से। और सेल्यूकस की पुत्री थी एलेना। एलेना के साथ चंद्रगुप्त ने विवाह भी किया था। तो पहला ये अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मित्रों, ये कई बार पूछी कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में अपना कौन सा धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? तो जैन गुरु जो थे चंद्रगुप्त के, उनका नाम था भद्रभाव। जैन गुरु का क्या नाम था? भद्रभाव। अगला, चंद्रगुप्त ने अंत में अपने शरीर का परित्याग कहाँ पर किया? अपने शरीर को, जैसे जैनों में प्रथा होती है एक संतारा प्रथा, अपनी मर्जी से मतलब शरीर को त्यागना, मृत्यु को प्राप्त करना, तो वो इन्होंने प्राप्त किया था श्रवण बेलगोला की पहाड़ी दक्षिण में, वहां पर इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? बिंदुसार का दूसरा नाम था अमित्रघात। अमित्रघात के नाम से जाने जाते थे। इनके जो प्रधानमंत्री का नाम था, प्रधानमंत्री इनके वही सेम थे, चाणक्य। अगला, बिंदुसार का शासनकाल क्या रहा? मतलब बिंदुसार का शासनकाल मतलब कब से कब तक माना जाता है? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, लगभग ये 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। अशोक महान कब बना? अशोक महान शासक कब बना? सम्राट अशोक मौर्य शासक कब बना था? तो 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व। अशोक के अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है? अशोक के अभिलेखों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोक के अभिलेखों में कहीं जगह पर लिखा हुआ है देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी। अगला है, अशोक के शासनकाल में सबसे विनाशकारी युद्ध कौन सा रहा? कलिंग का आक्रमण, जो अपने मतलब इसने अशोक ने ये अंतिम आक्रमण मतलब युद्ध लड़ा था, कलिंग का आक्रमण, जिसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और इसने प्रतिज्ञा की थी मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। और इसके बाद इसने अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और धम्म का संचालन किया था। अगला है, अशोक ने अभिलेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया? अशोक के लिखे हुए अभिलेख कौन सी भाषा में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं प्राकृत भाषा में। कुछ अभिलेख उत्तरी पश्चिमी जो दिशाओं में इनके अभिलेख मिलते हैं, तो वहां पर ये कुछ यूनानी भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। पश्चिमी इलाकों में लिखे हुए इसके जो अभिलेख है वो यूनानी भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। अगले, अशोक के अभिलेखों में लिपि कौन सी है? लिपि जो ये लिखने की लिखावट जो लिपि है वो लिपि है ब्रह्मलिपि। कौन सी लिपि है? ब्रह्मलिपि। अगला, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? अंत में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। और जो कहते हैं कि धम्म का संचालन किया था इसने। तो आगे अपन बात करते हैं धम्म क्या है। धम्म क्या है? धम्म का अर्थ होता है नीतिगत शिक्षा। धम्म का अर्थ क्या है? नीतिगत शिक्षा, मतलब नीति के बारे में नैतिक शिक्षा प्रदान करना। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी अशोक ने करवाया था पाटलिपुत्र में। अशोक के धम्म प्रसारक, अशोक ने अपने धर्म का प्रसार करने के लिए कुछ प्रसारक भेजे थे विदेशों में, जो धम्म प्रसारक के नाम से जाने जाते। सोन एवं उत्तरा नाम के 2 धर्म प्रसारक भेजे थे। उस स्वर्ण भूमि पेंगु देश, वर्तमान में उसको पहले स्वर्ण भूमि कहा जाता था, वहां पर भेजे गए थे। महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के पुत्री और पुत्र थे, महेंद्र और संघमित्रा, इनको श्रीलंका सिंहल देश भेजा था, श्रीलंका में। एक इनका अन्य पुत्र था, उसका नाम था महारक्षित, इनको यवन प्रदेश में भेजा था। यवन प्रदेश अफ्रीका जिसको कहते हैं अफ्रीका में इनको एवन प्रदेश में भेजा था। और रक्षित को भेजा था वनवासी यानी उत्तरी कनाडा में रक्षित को भेजा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि पेंगू में भेजा था, और महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका सिंहल प्रदेश में, महारक्षित को यवन प्रदेश में, रक्षित को वनवासी में। तो ये था आज अपना टॉपिक है गुप्तकालीन भारत। आज है गुप्तकालीन भारत अपन पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था मौर्यकालीन भारत। एक कमेंट आया था दोस्तों का, काफी सारे कमेंट भी आए कि महाजनपद का जो अपन पढ़ा था टॉपिक, उसकी जो राजधानी है याद करने एक वीडियो बनाइए। तो उसका मैंने ऑलरेडी मैटर तैयार कर लिया है, कल वो वीडियो आ जाएगा आपके सामने, उसका महाजनपद की राजधानी याद करने की ट्रिक। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का भारत पर शासन कितने वर्षों तक रहा? गुप्त वंश ने, जैसा कि मौर्य साम्राज्य के बाद में गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो गुप्त साम्राज्य का भारत पर शासन कितने वर्षों तक रहा? 250 वर्षों तक, 200 वर्षों तक, 300 वर्षों या 100 वर्षों तक? जल्दी से कमेंट में उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक गुप्त काल, 4वीं शताब्दी से लगाकर जो गुप्तों का जो शासनकाल स्टार्ट होता है 4वीं शताब्दी से लगातार 200 वर्षों तक, 6वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल माना जाता है। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम शासक कब बना? चंद्रगुप्त प्रथम शासक कब बना? 320 ईस्वी में, या 269 ईसा पूर्व में, या 319 ईस्वी में, या 272 ईसा पूर्व में? तो ये बात दोस्तों याद रखनी है, जो गुप्त साम्राज्य स्टार्ट होता है ईस्वी सन से स्टार्ट होता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का भी शासनकाल ईस्वी से स्टार्ट होगा। तो इनका शासनकाल स्टार्ट होता है 319 ईस्वी से 320। इनका चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लंबा नहीं था, 12 महीने का शासन इन्होंने किया था, 12 या 14 महीनों का इन्होंने शासन किया था, 319 से 320 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम एक कुशल प्रशासक था,
लेकिन इनका शासनकाल बिल्कुल कम था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या हरिसेन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। तो इसका उत्तराधिकारी बना था चंद्रगुप्त प्रथम का, वो बना था समुद्रगुप्त। कौन बना था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र था। इसकी माता का नाम था कुमार देवी। माता का नाम था कुमार देवी। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। गुप्तकालीन शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? सॉरी, अभी मैंने ये बता दिया इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। और इसने अश्व अंकित सिक्के भी चलाए थे। अश्व अंकित सिक्के भी चलाए थे। अगला है प्रयाग प्रशस्ति। इन प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। इनके लेखक कौन था? इनका लेखक कौन था? समुद्रगुप्त, अमर सिंह, कालिदास या हरिसेन? समुद्रगुप्त खुद ने लिखी या फिर अमर सिंह ने लिखी या कालिदास ने या हरिसेन ने? तो इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति एक ही नाम है। प्रयाग, इलाहाबाद का नाम भी चेंज करके अब प्रयाग कर दिया गया है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ मिलता है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है और इसमें यही बताया गया है, समुद्रगुप्त गुप्त शासकों के मिले सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किसे दर्शाया गया? गुप्त शासकों के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किसे दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक था और इनको सिक्कों पर यही दर्शाया गया है, वीणा वादित करते हुए, वीणा को बजाते हुए इनका चित्र सिक्कों पर मिलता है। एक महान संगीतज्ञ भी था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। कौन सा गुप्तों का जो शासक था जो महान संगीतज्ञ था? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने या अशोक ने या समुद्रगुप्त ने? किसने धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक और उपलब्धि है कि इसने शक एवं कुषाण शासकों को पराजित किया था। शक एवं कुषाण शासकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रम संवत भी इसने ही चलाया था। विक्रम संवत, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत चलाया था इसने, जो अभी चल रहा है विक्रम संवत 2077 चल रहा है अभी विक्रम संवत। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य के, शिलादित्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। कई बार रीड में पूछा गया किसने फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो ये विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान या रत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान या रत्न थे? तो 16, 7, 9 या 21? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि 16 विद्वान थे या फिर 7 थे या 9 थे या फिर 21 थे? तो मैं बता देता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान थे? 9 विद्वान थे। 9 विद्वानों की याद करने की ट्रिक मैं अभी इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा। जुड़े हुए रहिए हमारे वीडियो के साथ, मैं अभी अंत में बताऊंगा 9 विद्वानों को याद करने की ट्रिक। एक बिल्कुल साधारण सी ट्रिक है, आप एक झटके में 1-2 सेकंड में आप याद कर जाओगे 9 के 9 विद्वानों के नाम। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, ढाका की मलमल यूनान में किस नाम से प्रसिद्ध थी? जिस समय गुप्त साम्राज्य के समय भारत एक व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, तो भारत से कई सारे जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कई सारे क्षेत्र जो भारत से जुड़े हुए थे, तो भारत के यहाँ के बने हुए कई सारे प्रोडक्ट बाकी वाले देशों में निर्यात होते थे। तो भारत की जो ढाका की मलमल प्रसिद्ध थी, मलमल ये बाहर देशों में किस नाम से जानी जाती थी? चैतानिया के नाम से, कनेरी या इसवाल या गंगेतिका के नाम से? किस नाम से जानी जाती थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में किसी को पता है तो जल्दी से बताइए। ये जानी जाती थी गंगेतिका के नाम से। तो मैंने अभी बताया भारत के प्रोडक्ट कई विदेशों में सेल किए जाते थे, इसी प्रकार विदेशों के भी कई प्रोडक्ट भारत में खरीदे जाते थे, आयात किए जाते थे। इसी प्रकार भारत का जो व्यापारिक संबंध था किन किन देशों के साथ था? वो था बेबीलोन के साथ, मिस्र, जावा, सुमात्रा, रोम के साथ भारत का विदेशी व्यापार होता था। आतिदात जो खरीदे जाते थे इथोपिया, अफ्रीका से, इथोपिया से आतिदात खरीदे जाते थे। अगले जो स्थापत्य कला के बारे में अपन बात करते हैं, थोड़ी गुप्त स्थापत्य कला के बारे में, तो इनके शॉर्ट्स कुछ है, वो नोट्स के आप सीधे पढ़ लीजिए। स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। स्तूप क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का अर्थ होता है टीला, जो चारों स्तूप के चारों तरफ एक, जैसे ये स्तूप बना हुआ है, स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए जो परिक्रमा हेतु वेदिका बनाई जाती थी, या दक्षिणा पथ कहा जाता था उसको, या वेदिका कहा जाता था। परिक्रमा के हेतु चारों तरफ जो रास्ता बना हुआ था उसको वेदिका या प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। अमरावती स्तूप श्वेत पाषाण पत्थर से, संगमरमर से निर्मित है। अमरावती का जो स्तूप है वो श्वेत पाषाण पत्थर से निर्मित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार भराहुत का स्तूप भी काफी महत्वपूर्ण है। चैत्य किसे कहा जाता है? विहार या चैत्य। चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल, विहार का मतलब होता है निवास स्थान। जो जिस बौद्ध संत जो होते थे, बौद्ध संतों के रहने के लिए जो विहार का बनाया जाता था उसे चैत्य या विहार कहा जाता था। अगली अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं वाघोरा घाटी जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, 2वीं सदी ईसा पूर्व की ये गुफाएं मानी जाती है। वाघोरा नदी घाटी के पास में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ कहां पर मिला हुआ है? सारनाथ में यही है,
यहाँ पर मतलब कई बार ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर अंकित नहीं है। बेल, घोड़ा, हाथी, शेर, ये चारों की आकृतियां अंकित। कई बार गाय का पूछा जाता है तो गाय में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। बेल, घोड़ा, हाथी और शेर चारों की आकृति अंकित है। पाटलिपुत्र के समीप, देखो पाटलिपुत्र के समीप कुछ जो स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण स्थल है संवरदारिणी। संवरदारिणी स्त्री की मूर्ति कहाँ पर है? दीदारगंज में। संवरदारिणी स्त्री की मूर्ति कहाँ पर है? दीदारगंज में है। इसी प्रकार यक्ष की मूर्ति है पटना या परखम में। मानव का दड़ लोहानपुर, ये मौर्य काल निर्मित है। आगे बुद्ध की मूर्तियों के घुंघराले बाल, बुद्ध की मूर्तियों पर जो घुंघराले बाल अपने को देखने को मिलते हैं, ये घुंघराले बाल कहाँ पर है? ये घुंघराले बाल कौन सी मूर्ति कला के अंतर्गत आते हैं? ये आते गांधार मूर्ति कला के अंतर्गत। शेषनाग, शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु की मूर्ति। शेषनाग शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु की मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्राम करते हुए, शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति देखने को मिलती है, वो देवगढ़ के मंदिर में, झांसी में देखने को मिलती है, देवगढ़ के मंदिर में, याद रखिएगा। आगे ये तो अपने को पता ही होगा कि रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने, महाभारत की रचना की थी वेदव्यास ने। जो महाभारत एक कुरु परिवारों के बीच में लड़ा गया युद्ध था। तमिल भाषा में साहित्य, जो महाभारत का इसको तमिल भाषा में लिखा गया साहित्य को संगम साहित्य कहा गया। महाभारत है, ये रामायण है, इसको तमिल भाषा में इसका जो ट्रांसलेट किया गया उसको संगम साहित्य कहा जाता है। प्राचीन काल के साहित्यकार, अब अगला टॉपिक है प्राचीन काल के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। ये कई गुना इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए, याद रखिएगा। अपने को विक्रमादित्य के 9 दरबारी विद्वानों, 9 रत्नों के नाम भी ट्रिक से याद करने हैं। आगे अभी बताऊंगा मैं। प्राचीन काल के साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं। भरत का नाट्य शास्त्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूत, ऋतुसंहार, कुंभार संभव, शूद्रक का मृषकटिकम, अमर सिंह का अमरकोश, सम्राट हर्ष के कई बार पूछे गए रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। वीडियो को पॉज करके एक बार और देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रहे। बाणभट्ट की एक ही रचनाएं, अरहत। इसी प्रकार कुछ जो दक्षिण के कुछ विद्वान थे, इलांगरे आदिगल, शिल्पादिक्रम तमिल, ये तमिल भाषा में शिल्पादिक्रम इनका है, इलांगरे आदिगल का। सितले, सतनार, मणिमेखला, ये भी तमिल में लिखा गया है इनका। एक बार देख लीजिए, वीडियो को रोक करें। हाँ, आगे देखिए, ये आ गई अपनी ट्रिक। विक्रमादित्य के 9 दरबारी कवि। www.अमरकाधनघट से छुपाया, www.अमरकाधनघट से छुपाया, एक वेबसाइट की तरह याद। कितनी मजेदार ट्रिक बनाई मैंने, देखो। www.अमरकाधनघट ने छुपाया। W का मतलब वराहमीर, W का मतलब वेताल भट्ट, W का मतलब वर ऋषि, वराहमीर, वेताल भट्ट और वर ऋषि का। W के बाद में www.अमर, अमर का मतलब है अमर सिंह, अमर का मतलब अमर सिंह, कहाँ का मतलब कालिदास, महाकवि कालिदास। धन से है, धन से हो गया धनवंतरी, घट से हो गया घट करपर, से हो गया शंकु और सुपाया से हो गया शपणक। वराहमीर, वेताल भट्ट, वर ऋषि, अमर सिंह, महाकवि कालिदास, धनवंतरी, घट करपर, शंकु और शपणक। www.अमरकाधनघट से छुपाया। वीडियो को रोककर बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अगला है बौद्ध ग्रंथों में 3 पिटक बताएगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इनमें क्या है? विनय पिटक में भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किया हुआ है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं बताई गई है। अभिधम पिटक में दर्शन एवं सांसारिक ज्ञान के विषय दिए गए हैं, ये बाद में जोड़ा गया अभिधम पिटक। तो ये बौद्ध ग्रंथ 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इनमें ये बातें अंकित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिएगा अपन कक्षा 6 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। अगली कड़ी में आपका वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।